हेलो बच्चों, श्री अमितचंद ITI बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम द्वितीय वर्ष वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर गुरुत्व केंद्र को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने गुरुत्व केंद्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गुरुत्व केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाऊँगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, सेकेंड ईयर के लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, छोटा सा चैप्टर है। तो ये जो प्रश्न हैं ये पहले एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर आ चुके हैं और सरल प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि किसी वस्तु के गुरुत्व का केंद्र इसके खालिस्तान लिखा है पर निर्भर करता है, यानी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है। प्रश्न को आप नोट करते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है भार, द्रव्यमान, घनत्व और आकार। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु का भार द्रव्यमान पूरी सतह पर एक समान फैला हो तो वस्तु के अंदर एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर उसका सारा द्रव्यमान कंसंट्रेटेड यानी समकेंद्रित माना जा सकता है। उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का पूर्ण भार जिस बिंदु पर समकेंद्रित माना जाता है उसे कहते हैं आम्र बिंदु, गुरुत्व केंद्र, सेंट्रोइड, केंद्र बिंदु। तो उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, इसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर गुरुत्व केंद्र न दे करके सेंट्रोइड दिया जाता है। तो समतल ज्योमेट्री आकृतियाँ होती है जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, बेलन, 2D आकृतियाँ, इनके गुरुत्व केंद्र को सेंट्रोइड भी कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें गुरुत्व केंद्र दिया है तो इसका ऑप्शन होगा बी, गुरुत्व केंद्र। अगला प्रश्न है किसी वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। किसी वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है ए का केंद्र पर, त्रिज्या पर, परिधि पर कहीं भी, व्यास पर कहीं भी। तो ये आपको मैंने बताया था कि वृत्त और गोला इसके गुरुत्व केंद्र इनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए का कि वृत्त का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि किसी आयताकार वस्तु किसी नियमित ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व अक्ष पर उसके आधार से जो खालिस्तान है दूरी पर होता है। यानी ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि गुरुत्व केंद्र उसके आधार से इसकी ऊर्ध्व ऊंचाई के h/4, h उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई है, h/4 दूरी पर होता है। तो इसका जो उत्तर होगा h/4 C, ये उत्तर होगा। तो किसी नियमित ठोस शंकु गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व अक्ष पर उसके आधार से h/4 दूरी पर होता है। प्रश्न संख्या 5, किसी आयताकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो उत्तर है बड़ी भुजा पर, छोटी भुजा पर, कोनों पर और विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो ये बताया था कि आयताकार वस्तु या वर्गाकार हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इनका गुरुत्व केंद्र उनके विकिरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। जहाँ विकिरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह उनका गुरुत्व केंद्र होता है। इसके अलावा उस आयताकार वस्तु की ऊंचाई के आधा h/2 ऊंचाई पर भी उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो आयताकार इसके अंदर हमें ऑप्शन दिया हुआ है विकिरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इसका ऑप्शन होगा डी का। अगला प्रश्न है 6, किसी अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से खालिस्तान दूरी पर होता है। किसी अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है। ऑप्शन दिया है 4r/5, 3r/8, 3r/4, r/2। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि अर्धगोला जो होता है उसका गुरुत्व केंद्र उसके आधार से ऊर्ध्व ऊंचाई पर 3r/8 दूरी पर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 6 का।
उत्तर हो जाएगा बी का 3r/8। 6 का उत्तर होगा 3r/8। 7 का प्रश्न है, किसी गोले का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। तो मैंने बताया था कि वृत्त और गोले का गुरुत्व केंद्र उनका ज्यामितीय केंद्र ही होता है। तो वृत्त का तो केंद्रक हो जाता है और गोला जो 3D आकृति 3D वस्तु है, इसलिए उसके अंदर 3D के अंदर जो केंद्र आता है ज्यामितीय केंद्र, वहाँ पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो यहाँ पर आएगा केंद्र। 7 का उत्तर हो जाएगा केंद्र पर। 8 का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्व केंद्र उसकी आधार से उसकी ऊंचाई का 1/3 भाग पर होता है। तो निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से उसकी ऊंचाई का 1/3 भाग होता है। ये प्रश्न मैंने आपको ये कल मैंने बताया था कि त्रिभुज जो होता है उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई से 1/3 भाग पर होता है। तो 8 के प्रश्न का उत्तर होगा सी का। इसके अलावा त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। प्रश्न संख्या 9 है, संतुलन से लिया गया है। संतुलन के अंदर ये पूछा गया है कि जब कोई शंकु अपनी नोक पर टिका हो तो यह कौन सी अवस्था है, कौन सा संतुलन है। तो मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी शंकु को यूँ रखेंगे नोक के ऊपर तो ये अपनी इस स्थिति को रख नहीं पाएगा बल्कि गिर जाएगा, और गिरने के बाद में इसकी स्थिति आएगी ये आड़ा तिरछा गिर जाएगा। तो ये जब स्थिति आती है तो इसको हम कहते हैं उदासीन अस्थायी संतुलन। इसको कहा जाता है अस्थायी संतुलन। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेती है विस्थापन करने पर तो हम कहते हैं उसका संतुलन उदासीन है। तो वस्तु को जब विस्थापित करने की कोशिश करते हैं और वह अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेती है, ये खड़ी है, खड़ी से अब ये गिरी हुई अवस्था में आ गया, तो ये अस्थायी संतुलन है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा बी अस्थायी। अगला प्रश्न है संतुलन का ही है, जब कोई शंकु अपने आधार पर टिका हो तो यह संतुलन की कौन सी अवस्था है। शंकु अपने आधार पर टिका है इस तरीके से, और जब ये आधार पर टिका है और अगर आप इसको विस्थापित करेंगे तो ये फिर से ही अपनी यही अवस्था रखेगा। तो इसको हम बोलेंगे स्थायी संतुलन। आधार पर टिका हुआ शंकु स्थायी संतुलन में होता है, तो ये स्थायी संतुलन है। तो हमारे प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर होगा ए का स्थायी संतुलन। अगला प्रश्न है कि किसी नियमित अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या r है का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व त्रिज्या पर उसके आधार पर कितनी दूर पर होता है। ये वाला भी मैंने कल पहले वाला वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो नियमित अर्धवर्त होता है उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व त्रिज्या का मतलब ये है कि ये अगर अपन नियमित अर्धवर्त माने तो ये जो त्रिज्या है ये इसकी ऊर्ध्व त्रिज्या है, और ऊर्ध्व त्रिज्या इसके आधार से 4r/3 पाई दूरी पर होता है। 4r/3 पाई दूरी पर होता है। तो ये इसका किसी नियमित अर्धवर्त का गुरुत्व केंद्र उसके ऊर्ध्व त्रिज्या पर उसके आधार से 4r/3 पाई दूरी पर होगा। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा 11 का 4r/3 पाई। 12 का प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, भुजाएं मिलती है, कोण मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो 12 के अंदर से उत्तर हो गया ए का माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु उसका गुरुत्व केंद्र होता है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस आकृति के ज्यामितीय केंद्र में केंद्रक नहीं होता। किसमें ज्यामितीय केंद्र में केंद्रक नहीं होता। आप देखते हैं वृत्त के अंदर केंद्रक होता है, वृत्त जो होता है उसमें केंद्रक होता है।
वृत्त जो होता है इसका अंदर हम केंद्रक मानते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर भी केंद्रक होता है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज, इसमें भी केंद्रक होता है जहाँ पर उसकी माध्यिकाएं मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो होता है इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, तो इसका ऑप्शन होगा समकोण त्रिभुज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी का, 13 वाले प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है यदि किसी पदार्थ के संपूर्ण भाग पर समान घनत्व नहीं है तो केंद्र की स्थिति और द्रव्यमान केंद्र ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, यह घनत्व पर निर्भर नहीं करता, तय नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु के ऊपर उसका भार एक समान फैला होना चाहिए तभी गुरुत्व केंद्र ज्ञात होता है। अगर वस्तु के ऊपर उसका भार है एक समान, द्रव्यमान है एक समान नहीं फैला है, इसका मतलब उसके ऊपर घनत्व भी उसका एक समान नहीं है, और घनत्व भी जब उसका एक समान नहीं है तो हम उसका द्रव्यमान का केंद्र या केंद्र की स्थिति को नहीं ज्ञात कर सकते। उसके लिए एक समान घनत्व होना जरूरी है। तो इसका 14 के प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञात नहीं किए जा सकते, केंद्र की स्थिति और द्रव्यमान के अंदर ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो ये प्रश्न थे कुछ ऐसे जो कि आपको याद कर रखने हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आधारित है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 के अंदर एक द्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर बताया गया है और दो भुजाएं जो समान है वो 40 सेंटीमीटर की बताई गई हैं। ये दोनों भुजाएं इसकी समान है। इस द्विबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र हमें ज्ञात करना है। जिसकी दो भुजाएं हमें 40 सेंटीमीटर की बनाई, 40 की, और आधार बताया है 20 सेंटीमीटर। इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो ऊंचाई के लिए आपको पता है त्रिभुज के शीर्ष से जब इसके ऊपर इसके आधार पर लंब डाला जाता है तो वह नीचे वाले आधार को दो भागों में विभाजित करता है, समान भागों में। तो ये 20 थी, 20 को हमने दो भागों में बट गई, 10 इधर आ गया, 10 इधर आ गया। हमने मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है h। अब हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हमने लिया है और त्रिभुज ए बी सी के अंदर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हमको पता है कि बी सी जो कि इस त्रिभुज का लंब है बराबर होगा इसका आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमको निकालना है लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब ए बी हमको दिया हुआ है 40, तो ये हुआ 40 का स्क्वायर। ए सी हमने निकाला है 20 का आधा 10, तो 10 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और 10 का स्क्वायर हुआ 100। 1600 में से 100 गया तो बचा हमारे पास 1500। ये 1500 प्राप्त हुआ BC स्क्वायर के बराबर। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 1500 के बराबर होगा। तो अब 1500 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 1500 का वर्गमूल निकालने के लिए हम 1500 का गुणनखंड करते हैं। तो 15 गुणा 100, तो 100 है पूर्ण संख्या है, तो 100 का वर्गमूल 10 आ गया और गुणा अंडर रूट 15 अंदर रहा। अंडर रूट 15 का वर्गमूल होता है 10 गुणा अंडर रूट 15 का वर्गमूल होता है 3.872। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 38.72। ये ऊंचाई आ गई इस समद्विबाहु त्रिभुज की। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो है आपको पता है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र
गुरुत्व केंद्र बराबर होता है ऊंचाई का 1/3। ऊंचाई का 1/3, ये बात हमने पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो 38.72 में जब आप 3 का भाग लेंगे तो मान आएगा आपका 12.9 सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र 12.9 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। इस प्रकार आप किसी भी समतल आकृति का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। अगर आयत है तो आयत की भी बताया था कि ऊंचाई का आधा h/2 पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। वर्त है तो उसका केंद्र गुरुत्व केंद्र होगा। तो ऐसे अगर हम इनका गुरुत्व केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ समतल आकृतियाँ आती हैं जिसके अंदर 2 से ज़्यादा समतल आकृतियाँ मिलकर के कोई आकृति बनाती है। उसका गुरुत्व केंद्र अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम एक सूत्र काम में लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गुरुत्व आकृति समतल आकृति इस प्रकार आई है, तो आप जानते हैं कि ये समतल आकृति संतुलन में रहेगी इस एक्स एक्सिस के सापेक्ष। ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, इसके सापेक्ष संतुलन में रहेगी। अब इस आकृति के अंदर आप देखते हैं कि एक आयत है और उसके ऊपर एक त्रिभुज है। तो इसका गुरुत्व केंद्र हम निकालते हैं। तो इस समतल आकृतियाँ की जो भी ऊंचाई है, अगर त्रिभुज की भी ऊंचाई लेनी है तो हम एक्स एक्सिस से लेंगे, आयत की लेनी है तो भी हम एक्स एक्सिस से लेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से चलेगी। इसी प्रकार अब यूँ अगर आकृति है, इसको अगर हम मानते हैं कि इसको अगर हम यूँ लेते हैं तो ये इसकी वाई एक्सिस, हम इसको वाई एक्सिस के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो जब एक्स एक्सिस से जब हम इसकी ऊंचाई लेंगे तो वाई एक्सिस पे जाएगी। आप देखिए अगर एक्स एक्सिस से लेंगे तो अगर मान लो इस आयत की लेंगे तो वाई एक्सिस पे चलेंगे, त्रिभुज की लेंगे तो वाई एक्सिस पे चलेगी, तो ये वाई एक्सिस के सापेक्ष मान जाएगी। लेकिन अगर ये आकृति यूँ है बनी हुई हो और इसका गुरुत्व केंद्र निकालना हो, यूँ आकृति हो हमारी और हम इसका गुरुत्व केंद्र निकालें, तो ये इसकी एक्स एक्सिस और ये इसकी वाई एक्सिस, तब हम इसकी ऊंचाई इस दिशा से नापेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे नापेंगे। क्योंकि ये जो है ये वाई एक्सिस पे रहे संतुलन में है ये वस्तु, तो इसकी ऊंचाई है एक्स एक्सिस पे नापी जाएगी। और वस्तु अगर एक्स एक्सिस में संतुलन पे है तो ऊंचाई वाई एक्सिस के सापेक्ष नापी जाएगी। और उसका नापने का इसका सूत्र, अगर ये वाली स्थिति होती है तो इसका सूत्र होता है हमारा गुरुत्व केंद्र का कि वाई बार बराबर A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस। अब इस सूत्र के द्वारा इस वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर A1 पहली वस्तु मान लेते हैं, ये आयताकार आकृति है, इस आयत को मानते हैं। तो पहला आकृति 1 का क्षेत्रफल Y1 हम क्या करते हैं कि जो जिस स्थिति में वस्तु संतुलन में है वहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर संतुलन में है, तो एक्स एक्सिस पर हम कोई संदर्भ बिंदु ले लेंगे F, और इस संदर्भ बिंदु से आकृति 1 की गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई हम मान लेंगे जो भी है, इसे ये Y1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम आकृति 2 लेंगे त्रिभुज को, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सूत्र से, वो होगा A2, और Y2 होगा त्रिभुज 2 के संदर्भ बिंदु F से ऊंचाई। ये जो ऊंचाई आएगी Y2 त्रिभुज 2 के त्रिभुज जो आकृति है 2 नंबर की, इसके गुरुत्व केंद्र की संदर्भ बिंदु F से ऊंचाई। तो ये सूत्र तब यूज करेंगे हम जब किसी आकृति की शेप इस प्रकार होगी कि वह एक्स एक्सिस पे संतुलन में रहेगी और उसके जो निर्देशांक निकाले जाएंगे वह वाई एक्सिस के सापेक्ष निकाले जाएंगे। लेकिन वस्तु अगर एक्स वाई एक्सिस पे संतुलन में होगी तो उसके जो निर्देशांक है एक्स एक्सिस के सापेक्ष निकलेगी। जैसे इसका अगर हम निकालेंगे तो यहाँ इसका गुरुत्व, यहाँ पर हम एफ बिंदु संदर्भ बिंदु लेंगे और यहाँ संदर्भ बिंदु से इस आयत का गुरुत्व केंद्र
की दूरी ये हो जाएगी, इसको हम लेंगे x1। इस बार त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र की दूरी इस संदर्भ बिंदु से यहाँ हो जाएगी x2, और उस स्थिति में हमारा सूत्र होगा x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस, और आकृति हैं तो डैश लग जाएगा, बटे a1 प्लस a2। a1 a2 दोनों के क्षेत्रफल हैं, x1 x2 संदर्भ बिंदु से उनकी दूरी है x एक्सिस पर। इस स्थिति के अंदर y1 y2 संदर्भ बिंदु की दूरी है y एक्सिस पर। तो इस प्रकार हम सूत्र का कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिसके द्वारा आपको ये सूत्र आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारी आकृति इस स्थिति के अंदर है और यहाँ पर हमें ये जो चौड़ाई है ये दी हुई है 45। तो आप देखेंगे आयत की चौड़ाई 45 हो गई, साथ ही ऊपर जो त्रिभुज है इसका आधार भी 45 हो गया। यहाँ पर हमको ये जो दूरी दी हुई है ये 40 दी हुई है, यानी आयत की जो ऊंचाई है 40 हो गई, साथ ही त्रिभुज की ऊंचाई भी हमें दी हुई है, वो दी हुई है 50। ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 50। आप इसके द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आकृति ए का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक का क्षेत्रफल, आकृति एक का क्षेत्रफल आप देखते हैं 45 इसकी चौड़ाई है, 40 इसकी ऊंचाई है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यानी हो गया 40 गुना 50, ये वर्ग सेंटीमीटर इसकी आयत क्षेत्रफल हो गया। आकृति एक का गुरुत्व केंद्र, केंद्र की संदर्भ बिंदु से दूरी, संदर्भ बिंदु यानी एफ से अगर आप इसके निकालेंगे, यहाँ पर संदर्भ ये एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है आयत, तो इसकी दूरी गुरुत्व केंद्र है वही इसकी दूरी हो जाएगी। आयत का गुरुत्व केंद्र होता है उसकी ऊंचाई का आधा, तो ऊंचाई का आधा हो गया h/2। ऊंचाई मानी है हमने इसकी 40, 40 का आधा 2, 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब आकृति 2 का क्षेत्रफल हम लेते हैं। आकृति 2 है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार हमें हमारे पास है 40 पे 45, जो कि आयत त्रिभुज की जो आयत की चौड़ाई है वही उसका आधार है, तो 45। ऊंचाई हमारे पास है 50, तो गुना 50 तो काट दिया 25, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए, अब ध्यान देने में आप ध्यान दीजिएगा कि आकृति 2 का ये गुरुत्व केंद्र की संदर्भ बिंदु एफ से दूरी, संदर्भ बिंदु से दूरी ले रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र निकालते हैं। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है उसकी ऊंचाई का 1/3, तो उसकी ऊंचाई है 50, ऊंचाई का 1/3, ऊंचाई का 1/3 प्लस संदर्भ बिंदु एफ से दूरी। तो ये देखिए हम इसके अंदर जोड़ेंगे 40 और, क्योंकि त्रिभुज का आधार यहाँ आता है और यहाँ से जो इसकी त्रिभुज की ऊंचाई शुरू होती है 50, यहाँ से शुरू होती है 50, उसका 1/3 लेना है, तो 1/3 यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये h/3 त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। और इससे नीचे यहाँ दूरी 40 ये भी जुड़ेगी, तभी हम संदर्भ बिंदु से दूरी निकलेगी, प्लस 40 इसकी दूरी हो जाएगी। ऊंचाई है इसकी 50, तो 50/3 प्लस 40 तो हुआ अपना 40 का 3 से गुना 1200
50 प्लस 1200 बटे 3, तो ये 50 प्लस 120 बटे 3, तो ये हो गया 170 बटे 3। 170 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 56.67 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 40 को 50 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 पंजे 20, 2000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और 45 को जब हम 25 से गुना कर देंगे तो कहता है 1125, ये होगा 1125, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब हमारे पास चारों चीज़ आ गई, तो हम वाई एक्सिस के सापेक्ष हमने निकाला है, तो गुरुत्व के अंदर निकालते हैं। वाई बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 बटे a1 प्लस a2, क्योंकि हमारे पास दो ही आकृति है, वर्ग है आयत और त्रिभुज। a1 यानी पहली आकृति का क्षेत्रफल, पहली आकृति का क्षेत्रफल हमारा आया है 2000 गुणा पहली आकृति के गुरुत्व केंद्र की संदर्भ बिंदु से दूरी, यानी एक्सिस एफ से दूरी इसकी गुरुत्व केंद्र की दूरी सीधी उसकी ऊंचाई का आधा, यानी हुआ 20, ऊंचाई इसकी 40 थी, उसका आधा 20 हो गया, प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 1125, तो ये हुआ 1125 गुना दूसरी आकृति के गुरुत्व केंद्र की संदर्भ बिंदु एफ से ऊंचाई, तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके आधार से h/3 प्लस नीचे आयत की ऊंचाई 40, तो 40 और ये दो हमने निकाला है, तो यह 56.67, तो ये हो गया 56.67 बटे दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल का योग। तो पहली आकृति का क्षेत्रफल था 2000, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल है 1125। इस प्रकार ये सूत्र के द्वारा जब हम इसका निकालेंगे, इसका हल कर लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा इसका गुरुत्व केंद्र 34.10 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप आसानी से आकृति का, समतल आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसमें दो आकृति एक साथ मिली हुई हों। वह संदर्भ बिंदु का आपको ध्यान में रखना है कि पहले आकृति का संदर्भ बिंदु एक्स एक्सिस से उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी बराबर होती है, लेकिन दूसरे में पहले वाले आकृति की ऊंचाई जुड़ती है। इस प्रकार आप गुरुत्व केंद्र की गणना परीक्षा के अंदर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न गुरुत्व केंद्र से संबंधित। आप इन प्रश्नों को याद कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, इसके अंदर से काफ़ी प्रश्न आपको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।